जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान। ये पेपर है 2023 का। ठीक है, ये उनके लिए अति महत्वपूर्ण है जो आप 2024 के विद्यार्थी हैं, उनके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आप एग्जाम में यदि जाते हैं तो आप 1-2 साल का पेपर सॉल्यूशन और जो मॉडल पेपर यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया उससे ये केवल 2 ही सेट आप बढ़िया से देख जाते हैं ना, तो आप अब एग्जाम में 80 से लेके 85% एज इट इज इसी से क्वेश्चन आपका आने वाला है। क्योंकि टारगेट हम सब लोग रखे हैं कितना, 95 प्लस। ठीक है, तो ये आपका पेपर है। क्या सेट की बात की जाए तो 824 ईओए सेट है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, पूरा फुल डिटेल में देखने वाले हैं। मतलब एमसीक्यू के साथ साथ जितना आपका ये पेज है, ठीक है, यहां तक सा पूरा हम क्या कर देते हैं, यहां से मतलब जितना भी पोर्शन है यहां तक लास्ट एंडिंग तक हम क्या करते हैं, इसको देखने वाले हैं। तो वीडियो में यदि अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, देखिए आपको यदि पूर्णांक की बात की जाए तो आपको देखा जाए तो आपको 70 नंबर आता है और 30 नंबर आपके के स्कूल से मिलता है। ठीक है, यदि टाइम की बात की जाए तो 3 घंटा 15 मिनट होता है। कितना, 3 घंटा 15 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन को खत्म करना रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां से देखा जाए तो 15 मिनट जो होता है पेपर को पढ़ने के लिए होता है। इसमें पहले भी टिक लगा दिए थे क्योंकि हम मेहनत किए थे, जानते हो कितना, 1 घंटा 38 मिनट। 1 घंटा 38 मिनट बनने के बाद ये पूरा वीडियो जब बन चुका तो वहां पर इरर दिखा दिया, वीडियो क्या हो गया, क्रैप्ट हो गया, तो आपका खराब हो गया। कोई टेंशन नहीं, मेहनत जारी रहेगी। ठीक है, मेहनत जारी रहेगी। जैसे हम मेहनत कर रहे हैं उसी तरह से आप भी मेहनत करेंगे तो आपके लिए बहुत सुटेबल होने वाला है। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अपना काम देखिए, कोई भी चीज खराब हो गया, 1 घंटा 1.5 घंटा खराब हो गया। ठीक है, अपना जो काम है मतलब पूरा 150% ईमानदारी से करिए। ठीक है, और ठीक है, कर्म अपना करिए। अब कुछ भी होने वाला तो वो तो ठीक है नेचर जानता है। ठीक है, तो यहां पर से हो गया ये। आप यहां से देखिए 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए कितने खंड होते हैं, खंड अ और खंड ब होते हैं। ठीक है, तो आपका देखिए खंड अ और ब को 3 उपखंडों में विभाजित किया। क्यों, क्योंकि देखा जाए तो विज्ञान बायो में होता है, फिजिक्स में होता है और केमिस्ट्री में होता है। बायो मतलब जीव विज्ञान, मतलब जिसमें जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स मतलब जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जैसे लाइट चैप्टर हो गया, प्रकाश यानी विद्युत, ठीक है, चुंबक, ये सब पढ़ेंगे। किसके बारे में, फिजिक्स के बारे में आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद किस में पढ़ेंगे आप, केमिस्ट्री के अंतर्गत ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए खंड क ख ग में इसे क्या कर दिया, फर्दर डिवीजन किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। अगला जो तुम्हारे पास अ वाला पोर्शन रहेगा सब तुम्हारे पास क्या रहेगा, एमसीक्यू। वो भी कितना एमसीक्यू, 20 एमसीक्यू आपका टोटल होने वाला है। कितना, 20 एमसीक्यू होने वाला है। हर एक एमसीक्यू को आपको किस में लिखना है, यदि देखा जाए तो ओमार शीट पे आपको लिखना है। ठीक है, आपसे अनुरोध है, ओमार शीट यदि आप पार है, ठीक है, तो उसमें ऐसे रहता है 1 नंबर 1 2 3 ऐसे गोला रहता है, इसमें ABCD रहता है। ठीक है, तो आप उसे एकदम अच्छे से बाल पेन से, डॉट पेन से नहीं, देखो क्या होगा, यहां बाल पेन से उसे क्या कर देना, आपको एकदम से सर्कल करना ब्लैक कलर का। ठीक है, आप मोटा कोई पेन ले लीजिएगा। ठीक है, जो कितने का हो, लगभग 1 mm का हो। वहां पर जाएंगे मांगेंगे पेन ना, ठीक है, तो कह देंगे लगभग मोटा पेन चाहिए। ठीक है, सर्कल करने के लिए हो तो तुम्हें प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो वह थोड़ा सा मोटा होना चाहिए जिससे आप जल्दी क्या कर दिए, ये सब चाहिए। एक बार यदि ओमार शीट को भर दिए तो उसे कट पीट कुछ भी इरेज वगैरह मत करिए। नहीं, कितने लोग थूक लगा कैसे ऐसा रगड़ देंगे। ठीक, तो ऐसा प्लीज आप मत करिएगा क्योंकि ये ओमार शीट होती है कंप्यूटराइज चेक होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप तो जान रहे हैं, एमसीक्यू 1 नंबर का होता है, ये सारी चीजें छोड़ते हैं। पर मेन मुद्दे पर अपने आते हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, यहां पर टिक पहले लगा दिया गया क्योंकि एक बार हम मेहनत इसे कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले, देख लिखा पहला क्वेश्चन एमसीक्यू है। ठीक है, यहां सब तुम्हारे पास क्या रहेगा, एमसीक्यू रहेगा और 20 क्वेश्चन रहेगा तो 20 एक नंबर का रहेगा, तो 20 नंबर आपसे यहां बन जाने वाला। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसमें लिखा है किसी वस्तु से बड़ा, ठीक है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण। यदि दर्पण देखा जाए तो 3 तरह का होता है। एक हमारे पास समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, तो जो आपका अवतल दर्पण होता है वो क्या कर देता है, जो भी वस्तु रहता है उसका जो प्रतिबिंब रहता है वो बड़ा तो दिखाई देता है परंतु क्या दिखाई देता है, आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो पहला ऑप्शन समतल, दूसरा अवतल, तीसरा उत्तल या इनमें से गोली दर्पण। तो आप किस पे टिक मार देंगे, अवतल दर्पण पे आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे यहां से। ठीक है, तो ये आपका अवतल दर्पण इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। लिस्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन नंबर यहां से हमसे दे रखा है, मानव नेत्र जिस पर किसी
वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कहलाता है। मतलब मानव नेत्र यदि आप देखे होंगे, ठीक है, इसे हम डायग्राम के जरिए आपको समझाएंगे तो आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, जैसे मान लेते, देखिए ये आपका क्या हो गया, मान लेते मानव नेत्र हो गया, ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया, ये लेंस वाला पोर्शन हो गया। जब कोई वस्तु यहां रहती है तो ये जो प्रतिबिंब बनता है कहां पर बनता है, यहां पर। इसे हम, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब हमारी रेटिना पे पड़ता तभी हम किसी वस्तु को आराम से देख पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में दे रखा है परितारिका या आपका दृष्टिपटल या आपकी पुटिक यानी पुतली या तुम्हारे पास कार्निया। तो दृष्टिपटल को हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। ये थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा तो आप पीछे इंग्लिश मीडियम इसी का रहेगा तो वहां से थोड़ा सा आप हेल्प ले सकते हैं यदि समझ में नहीं आए तो, क्योंकि हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं थोड़ा सा अटपटा टाइप में होते हैं, मगर इंग्लिश में एकदम से सुटेबल आप देख लेंगे। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन तुमसे लिखा है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलन होती, किसकी अधिकतम विचलन होती। देखिए लेख का पीला, बैगनी, लाल या नारंगी। यदि आप देखा जाए, ठीक है, तो आप प्रिज्म से देखे होंगे अपने बुक में, ये आपके पास क्या हो गया, ऐसे एक प्रिज्म हो गए। प्रिज्म से जब कोई भी लाइट ऐसे पार की जाती है तो 7 कलरों में क्या हो जाती है, ऐसे विभाजित हो जाती। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, यहाँ 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो ये आपका किसके पैटर्न में आता है, विबग्योर के फॉर्म में आता है। किसके फॉर्म में, विबग्योर के फॉर्म में आता है। ये आपका पैटर्न होता है। ठीक, वी से क्या होता है, वायलेट होता है, जिसे हम बैगनी बोलते हैं। ठीक है, नहीं, ठीक, हाँ बैगनी बोलते हैं, सही। आई से इंडिगो होता है, बी से ब्लू हो जाएगा, जी से ग्रीन हो जाएगा, वाई से येलो हो जाएगा, ओ से ऑरेंज हो जाएगा, आर से रेड। यदि अधिकतम विचलन कहे तो आपका ये वाला जो पोर्शन होता है सबसे अधिकतम विचलन, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो आपको ये सीधे ऐसे चली जानी चाहिए था, मगर देखा जाए तो यहां से देखा जाए तो विचलन कोण जो होता है सबसे ज्यादा इसका हुआ है। तो जब सबसे ज्यादा विचलन कोण हुआ तो ये सबसे ज्यादा विचलित होगा। सबसे कम यदि पूछे जाएगा तो आपको किसमें मानना है, रेड पे मानना है, यानी लाल कलर पे मानना है। तो आप बताइए विबग्योर जो होती है इसने में, अब कोई पूछेगा इन धनुष में कितने कलर होती है, तो यही आपको टिक लगा देना कि 7 कलर होती है। कितने कलर, 7 कलर होती है। तो ये दे रखा है सबसे कम यानी वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी, तो बैगनी पे आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर तुमसे पूछा है एक केतली विद्युत से, ठीक है, एक केतली विद्युत से होकर विद्युत प्रवाहित धारा को दुगनी कर दी जाए तो उष्मा कितनी होगी। आप पढ़े होंगे, ठीक, देखियो, विद्युत धारा को डबल कर दिया जाए तो उष्मा क्या होगी, आधी होगी, दुगनी होगी, या 4 गुनी होगी, या 1/4 होगी। आप फार्मूला पढ़े होंगे, एच बराबर क्या होता है, I² RT होता। ठीक, अब उसमें कह रखा विद्युत धारा को ज्यादा कर दिया जाए, मतलब I की वैल्यू को दुगना कर दी जाए तो 2 का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो एच बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, मतलब 4 गुना आपका क्या हो जाएगा, उष्मा हो जाएगी। ठीक है, तो उष्मा कितनी हो जाएगी, 4 गुना। तो आप किस पे मार देंगे, 4 गुना पे मार देंगे। देखिए हमें क्या, हमें कैसे करेंगे, टिक मार देंगे, नहीं मतलब जब तक हमको सेटिस्फाई भी नहीं मिलता है, जब तक आपको क्या कर दे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर न हो। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। अब तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, लिखा है तुम्हारे पास 5वां नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत चुंबक को क्रोड बनाने के लिए अधिकतम, ठीक है, सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ क्या होता है, पीतल होता है, या मुलायम लोहा होता है, एल्युमिनियम होता है, स्टील होता है। यदि आप थोड़ा सा सोलेनाइड के बारे में पढ़े होंगे तो उसमें क्या कर दिया जाता है, एक ऐसे लोहे की मुलायम राड ली जाती है और इसके ऊपर क्या कर देते, कापर की ऐसे क्या कर दी जाती है, तार लपेट के और एक बैटरी के द्वारा लगा दिया जाता है, जिससे क्या बन जाता है, सोलेनाइड बन जाता है। तो इसमें ये जो यूज किया गया ये नर्म लोहे की होती है। ठीक, इसमें तुम्हारे किस पे मार देंगे, मुलायम लोहे पे आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है, कौन सा किरण आरेख सही है। ये यदि देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो गया, कनकेव, ठीक है, कनकेव लेंस है। ठीक है, अब इसमें कह दिया कौन सा करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन है। तो पहला दे रखा ए। आप रूल पढ़े होंगे, कोई भी रेखा यदि सीधी जाती है, ठीक है, सीधी जाती तो कहां से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस पे आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही है, ये आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा एक क्वेश्चन, क्योंकि ये आपका डायग्राम से क्वेश्चन एज इट इज पूछ दिया गया है। ठीक है, ये प्रकाश वाले चैप्टर में आप कनकेव लेंस खोलेंगे तो आपको एज इट इज ये मिलने वाला है। ठीक है, तो आपका इसके कमेंट बॉक्स में यानी 6ठे नंबर का देखे कितने लोग हमारे दोस्त हैं जो क्या कर देते हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के दिखाते हैं।
ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन हमसे लिख रखा है, विद्युत मोटर एक उपकरण है। विद्युत जो आपके घर में मोटर लगाता है, जो पानी देता है, कौन सा उपकरण है? वो उपकरण है जो परिवर्तित करता। क्या परिवर्तित करता? आपके घर में ऐसे देखिए मोटर लगा होगा तो इसका 2 वायर गया होगा और इसमें क्या कर देते हैं हम, पहले विद्युत देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पहले देते हैं। ये जब घूमता है तो यांत्रिक ऊर्जा होता है, यांत्रिक ऊर्जा से हमारी पानी निकलती है। तो यानी जो मोटर होता है पहले विद्युत ऊर्जा लेता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो लिखा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को क्या कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मगर आपके सिलेबस में ये भी नहीं है, विद्युत मोटर भी नहीं है और जनरेटर भी हमारे सिलेबस के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, तो इस पे आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे। ठीक है, यदि देगा तो जनरेटर देगा, मान लेते पूछ दिया जाए तो जनरेटर क्या कर देता है, जनरेटर पहले क्या कर देता है, घुमाता है इंजन, तो यांत्रिक ऊर्जा लेता और विद्युत ऊर्जा देता, तो उस पर आप टिक मारिएगा। ठीक है, ये जनरेटर रहेगा, मगर पूछेगा नहीं, जब नहीं है सिलेबस में तो क्या किया जाए। यहां से आपका फिजिक्स पूरा खत्म हो गया। अब यहां से क्या होगी, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान आपका क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो इसमें लिखा है तुम्हारे पास शुद्ध वायु है, शुद्ध वायु है। देखिए वायु में देखा जाए तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और बहुत सारी गैस और बहुत सारी धूल के कण वगैरह प्रेजेंट है। यस सर प्रेजेंट है, कोई टेंशन नहीं। तो इसमें लिखा है एक समांगी मिश्रण है, या धातुओं का मिश्रण है या इनमें से, ठीक है, यौगिकों का मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो यदि देखा जाए शुद्ध वायु जो होता है तुम्हारे पास क्या हो गया, समांगी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। तो समांगी मिश्रण पे आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे। ठीक, ये हो गया 8वां। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने याद है रखा, एल्कीन। एल्कीन का इसमें से कौन सा सही है ऑप्शन, देखिए अपने आईपीसी नेम पढ़ा होगा कार्बन, ठीक, और उसके यौगिक में, तो इसमें 3 चीज होते हैं, एल्केन होता है, एल्कीन होता है और एल्काइन होता है। एल्काइन कहीं भी होता तो उसमें क्या यूज करते हैं, एन, इन और आइन। एल्केन होता तो उसका फार्मूला क्या होता, CnH2n प्लस में 2 होता। यदि एल्कीन होता तो CnH2n माइनस, नहीं सॉरी CnH और क्या होता है, H2n होता है, इसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता। ठीक है, एल्काइन होता है CnH2n माइनस 2 होता। ठीक है, तो अब देखिए एल्कीन पूछा, मतलब ये वाला पूछा, मतलब इसमें डबल बांड होना चाहिए, इसमें सिंगल बांड होना चाहिए, इसमें ट्रिपल बांड होना चाहिए। बांड भी नहीं आता तो इस फार्मूले पे आप चिपकाएंगे, जिस पे चिपकेगा वो तुम्हारा सही हो जाएगा। इस पे आते हैं, पहला यदि देखा जाए, ठीक है, 3 रखा तो 3 दूना 6, मतलब N इक्वल टू, ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है। ठीक है, कार्बन की संख्या है, तो इस पे रखेंगे तो 3 दूना, देखो 3 रखेंगे यहां पर 3, 3 दूना 6, मतलब ये पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मगर यहां पर क्या दे रखा है, 2 यदि रखा जाए तो 2 दूना 4 और माइनस 2, मतलब ये वाला पोर्शन इसको सेटिस्फाई करता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। हमसे एल्कीन पूछा, एल्कीन यहां पर यदि रखे जाएंगे तो 3 दूना 6 और 2 8, मतलब ये वाला चीज इस पे बैठता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इस पे आ जाते हैं, इस पे 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, मतलब ये और ये दोनों है, इस पहले पे बैठ रहा, तो इस तरह से ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको भी क्या कर दीजिएगा, आप टिक मार दीजिएगा, पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, ये हो गया। नीचे लिखा शुद्ध पीएच, शुद्ध जल का पीएच होता है। यदि शुद्ध जल का पीएच देखा जाए तो पीएच आप स्केल देखे होंगे, ऐसे तुम्हारे पास पीएच स्केल रहता है, बीच में 7 रहता है, इधर तुम्हारे पास 8 हो गया, 9 डॉट डॉट करके 14 तक, इधर डॉट डॉट करके 1 तक होता है। इधर तुम जितना जाओगे तो तुम्हारे पास क्या होगी, अम्लीय प्रकृति, मतलब एसिड प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, इधर तुम्हारे पास क्षार प्रकृति यानी बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। मगर एग्जैक्ट यदि 7 पे रह रहे हैं तो क्या होगा, उदासीन है वो, मतलब उस उदासीन है। तो शुद्ध जल होता है उसका पीएच क्या होता है, 7 होता है, क्योंकि वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो 7 पे आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। 11 नंबर क्वेश्चन आपके आवर्त सारणी से दिया गया, जो आपके सिलेबस में नहीं है। पूरी आवर्त सारणी को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। ठीक, ये हो गया 11 नंबर, आपको पढ़ना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा कॉलम ए और कॉलम बी, आपको क्या करना है, पहले मिलान करना है, मिलान करके इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उस पे आपको क्या कर देना है, टिक मार देना। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीयूपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीयूपी। गांव में नहीं कहते यार पीयूपी ला के घर उतनी डेंट पेंट करा दिया जाए, तो पीयूपी क्या होती है, मूर्ति बनाने में की जाती है, खिलौना बनाने में की जाती है, इसका उपयोग वहां किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर किसके मारेंगे, पीयूपी जो होती है मूर्ति बनाने, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरे पे आपको मैच करा देना। लिखा कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा जो होता है तुम्हारे पास साबुन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो साबुन के निर्माण में यहां पर टिक मार देंगे। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट, यदि आपको एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब आपके पेट में गैस बनता है, तो आप क्या कर देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये से यदि खाते हैं तो हमारे
अम्ल को, जो हमारे पेट में यदि ज्यादा अम्ल बन चुका तो उसे वो सही कर देता। तो मतलब प्रति अम्ल कारक होता, मतलब अम्ल के प्रति वो कार्य करता। ब्लीचिंग पाउडर जो होता किसी चीज को मारने के लिए, जीवाणुनाशक के तौर पर, तो जीवाणुनाशक, इस पे आप टिक मार देंगे। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन पे आते हैं, तो यानी पहले का दूसरा, पहले का पहला, ये तो रॉन्ग हो जाएगा भन्न से, पहले का दूसरा, यानी पहले का देखो दुष्प्रेत मिलाया तो दूसरा ये हो जाएगा। ठीक, कास्टिक सोडा का पहले पे गया, यानी बी का से पहले गया, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर पे आते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट प्रति अम्ल, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब जो मॉडल पेपर था इसी में वो फिजिक्स से उठा के ऐसे क्वेश्चन बनाया था, तो आप यदि 2-3 मिला दिए तो 2 स्टेप तक जाते जाते आपको मैच कर जाएगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये हो गया 12 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, तुम्हारे पास अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 13 नंबर का, लिखा है निम्नलिखित में से मिथाइल ऑरेंज मिलाने वाले कौन सा लाल रंग होते हैं। आप चैप्टर पढ़े होंगे अम्ल, क्षार और लवण, तो उसमें क्या कर दिया जाता है, किसी भी सोल्यूशन को कैसे पहचानेंगे कि अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, तो उसके लिए क्या होता है, इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर से पहचान सकते हैं, जैसे लिटमस पेपर एक तरह का इंडिकेटर है, फिनाप्थलीन एक तरह का इंडिकेटर है, मेथाइल ऑरेंज एक तरह का इंडिकेटर है। ठीक है, तो आपका जो मेथिल ऑरेंज होता है वो हमेशा अम्ल के साथ अपक्रिया करता है, अम्ल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, लाल कलर दे देता है। ठीक है, तो अम्ल के साथ, तो अम्ल इसमें कौन सा है, सबसे पहले ए वाला ऑप्शन दे रखा सोडियम क्लोराइड, मतलब ये आपका उदासीन है, ये नमक का फार्मूला है, ये भी क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। H2SO4 जो स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत आता, तेजाब का नाम सुने होंगे कि नहीं, तो H2SO4 क्या कर देता है, यदि H2SO4 के सोल्यूशन में, ठीक है, मेथाइल ऑरेंज डाला जाता तो भन्न से वो लाल कलर का, मतलब याद रखना अम्ल हमेशा मेथाइल ऑरेंज के साथ अपक्रिया करके क्या देता है, लाल कलर देता, तो आपको क्या मार देंगे, H2SO4 पे टिक मार देंगे। ठीक है, ये हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ लिया, यहां से लिखा है नवीनीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है, मतलब क्या कर रखा, नवीनीकरण जैसे जो पर्यावरण के लिए क्या होगा, हितोषी हो, हितोषी मतलब लाभकारी हो, नुकसान कुछ भी न हो। तो आपका देखेंगे पवन चक्की जैसे मूवी गाना वाना सुने होंगे ना, हम तेरे दीवाने हो गए। ठीक है, तो बीच ऊच पे देखेंगे नदी उदी रहती तो बड़ी बड़ी पवन चक्की चलती है, तो क्या कर देती, देखिए धीरे धीरे चलती है, वो जो एनर्जी होती है वो क्या कर देती है, पर्यावरण के कुछ भी नुकसान नहीं होती। यदि पेट्रोल जलाया जाए तो पर्यावरण के लिए खराब है, कोयला जलाएगा तो और खराब है। प्राकृतिक गैस जैसे CNG हो गया, LPG हो गया, ये जलाएंगे तो सही है, मगर ये भी थोड़ा बहुत पॉल्यूशन करते हैं, तो ये सबसे सुटेबल आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, लिखा है मेंडल जो प्रसिद्ध है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने पूरी जिंदगी मटर पे लगा दी थी भाई। अब तुम सोचो एक बंदे के पास, अब तुम सोचो एक बंदा ऐसा है कि पूरी जिंदगी मटर पे कॉपी लिख के कहीं यूनिवर्सिटी में देता है, ठीक, देने के बाद उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है कि तुम यार बायो में मैथ कहाँ घुसा रहे हो, क्योंकि इन्होंने जितना भी चीज बताया था सब रेशियो वगैरह में बताया था, परसेंटेज में बताया था, तो कहीं यार पगला गए हो का। ठीक है, अब तुम सोचो ये जब मर गए तो 3 साइंटिस्ट ने खोजा, इनके बारे में पूरा रिसर्च किया, जितना इन्होंने बताया था एज इट इज 150% आपका सही था। अब बताओ, इनको मरने के बाद नोबेल प्राइज से पुरस्कारित किया गया, ऐसे महान आदमी को सैल्यूट है। इसीलिए बोलते हैं भाई देखिए काम अपना करते चलिए, ये ना सोचिए कि लोग गलत सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीजें कुछ नहीं। देखिए आप जो अच्छा काम किए रहेंगे तो मरने के बाद आपको याद किया जाएगा कि बहुत अच्छा आदमी था, ये काम कर दिया गया। ठीक है, इसलिए ये ना सोचिए कि क्या होगा कैसे होगा, ये नहीं, आप करते जाइए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल के थे अनुवांशिक के क्षेत्र में, ठीक है, इन्होंने प्रसिद्ध थे, तो अनुवांशिक के क्षेत्र में मार देंगे इस पे। ठीक, अब नीचे लिखा तुम्हारे पास कितना, जी यार तुम्हारे पास लिखा शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु जो होता है हमारे अंदर बनता है। ठीक है, वो उसका निर्माण किसमें होता है, वृषण के अंदर होता है। किसके अंदर, वृषण के अंदर बनता है। यदि आपको हम डायग्राम दिखा दें तो वृषण क्या होता है आपको दिखा देते हैं, ठीक, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ये आपके सामने, ये हमारे पास क्या होता है, 2 वृषण होता है, वृषण के अंदर वो क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, और ये जो नली जो होती है उसे शुक्रवाहिनियां बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा क्या है, पूछा शुक्राणु का निर्माण होता है शुक्रवाहिनिया में, शुक्रवाहिका में होता नहीं, क्योंकि ये शुक्रवाहिका शुक्राणु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है, फीमेल वेजाइना के अंतर्गत। अंडाशय ये तो फीमेल में होता है, मतलब औरतों में होता है। यकृत मतलब लीवर में तो होता नहीं, तो वृषण पे आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे यहां से।
ठीक, ये हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, लिखा कुपिका यानी वायु कोष्टिका पाई जाती है। जो एल्बुलाई होती कहां पाई जाती है, एल्बुलाई का नाम सुने होंगे, ठीक है, एल्बुलाई का नाम सुने होंगे। तो उसमें एक्चुअली में देखा जाए तो क्या होता है, एल्बुलाई जो होती है हमारे फेफड़े के अंदर पाई जाती है। यदि आप फेफड़ा ऐसे देखे होंगे, ठीक है, तो यहां से आप क्या होगा, ऐसे कर देते हैं और यहां से करके ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ये होगा। तो इसके बाहर सबसे नीचले वाले गुच्छेदार ऐसे संरचना होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कुपिका यानी एल्बुलाई बोलते हैं, जो लंग्स फेफड़े रीजन में पाई जाती है। यकृत में एल्बुलाई नहीं पाई जाती, फेफड़े में क्या हो जाती है, पाई जाती है। अमाशय में नहीं पाई जाती, जीभ में तो कुछ नहीं पाई जाती, वो टेस्ट बड़ वगैरह पाया जाता है, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, फेफड़ा इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन लिखा है, पौधों में जल परिवहन होता है। जो पौधे होते हैं उसमें जल परिवहन होता है। देखिए पौधा देखा जाए तो यानी जो नीचे क्या होता है, पानी होता है। पानी जो होता है ये जल बोलते हैं या मिनरल बोलते हैं या खनिज बोलते हैं। इसे क्या ऊपर की तरफ ले जाके पत्तियों तक पहुंचाता है पानी, तो वहीं पर हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है जिससे हमारी एनर्जी बनती है। तो जाइलम क्या कर देता है, जल और क्या कर देता है, खनिज को ले जाता है। तो याद रखिए जल से जाइलम, जल से जल। अब फ से फ्लोएम, अब फ से फूड हो जाता है। फ्लोएम फूड ले जाता है और जाइलम जल ले जाता है। तो पहला ऑप्शन फ्लोएम, ये फूड ले जाता है तो रॉन्ग हो जाएगा। रंध्र जो होता है ये तो तुम्हारे पास गैस का एक्सचेंज करता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। पित्त, मज्जा, ये भी तुम्हारे पास अंतर्गत ये नहीं आता, तो इसकिस पे मार देंगे आपका, ठीक है, इस जाइलम वाले रीजन पे आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे यहां से, ठीक। तो जाइलम इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा, एक स्वस्थ व्यक्ति का समान रक्तचाप कितना होना चाहिए। एक जो हेल्दी पर्सन होता है, जो सामान्य आदमी होता है, उसका जो रक्तचाप जिसे हम बीपी बोलते हैं, वो कितना होना चाहिए। देखा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है कितना होता है, 120 होता है। डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है कितना होता है, 80 होता है। आप देखेंगे नापवाने जाते कहते हैं उनका बीपी बढ़ गया या घट गया, तो नॉर्मल जो देखा जाए तो 120 और 80 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 120 जो होता है सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें दे रखा है 140 से 180, 140 से हो जाएगा तो हाइपर बीपी हो जाएगा। कहते हैं यार उसका बीपी बहुत तगड़ा हो गया, मजैबा तो बहुत मार मारी। टीचर उचर कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। हम सब लोग थे तो एक पांडे टीचर थे, ठीक है, पांडे टीचर थे। तो उनके पास जब कोई जब शुक्र का शनिचर को एक बालक का रूप पूछते थे, ठीक है, क्योंकि पंडित उंडित जो होते हैं, ठीक, पांडे उंडे जी होते हैं जो, वो क्या कर देते हैं, मोस्टली देखा जाए तो हिंदी के टीचर वगैरह होते हैं, ठीक। तो वो बालक का रूप, नदी का रूप, राम का रूप पूछते हैं, बरियारे पीटते थे भाई, ठीक है। तो ये उनको कहते हैं बीपी बढ़ गई है, तो ये बीपी बढ़ जाती है। नॉर्मल बीपी देखा जाए तो 120 और 80 के बीच में होता है। ये भी तुम्हारे पास बढ़ गई है, ये तुम्हारे पास घट गई है, ठीक है, ये भी लगभग बढ़ गई है। सिस्टोलिक प्रेशर देखो नॉर्मल है लगभग, और ये तुम्हारे पास वाला बढ़ गया तो अभी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इस पे आप क्या कर देंगे, मार देंगे बी वाले ऑप्शन पे। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन आपका एमसीक्यू का पूछ दिया 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, कौन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। जल पुरुष जैसे आप वाटरमैन का नाम सुने कि नहीं, तो उन्हें राजेंद्र सिंह को हम क्या बोलते हैं, वाटरमैन बोलते हैं। जैसे आपके यहाँ स्पाइडरमैन, आयरन मैन, ठीक होता है ना, तो उसी तरह से, ठीक है, शक्तिमान। तो इसी तरह से हमारे भी एक पर्यावरण में है, ठीक है, पर्यावरण में जल पुरुष मतलब जिसे हम वाटरमैन के नाम से जानते हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर नहीं, राजेंद्र सिंह जी हैं। कौन है, राजेंद्र सिंह जी हैं, तो तुम्हारे पास वाटरमैन के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने 20 एमसीक्यू एकदम डिटेल में देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, इधर आपके सामने यहाँ है, ये आपका खंड ब और पहला कर दे रखा है इसमें फिजिक्स, मतलब जितना तुम्हारे पास आएगा वो भौतिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ये देखिए सब आपको सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराया जाएगा, ऐसा नहीं कुछ तुक्का मार के, ऐसे नहीं। लिखा है पहला 21 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा उसके ध्रुव और अनंत के बीच रखे प्रतिबिंब बनाने वाले नामांकित आरेख करना। मतलब सबसे पहले आपको उत्तल लेंस लेना है, सॉरी उत्तल दर्पण लेना है, ठीक। उत्तल दर्पण को क्या कर देना है, आपको ध्रुव और अनंत के बीच में किसी वस्तु को रख के फिर प्रतिबिंब बनाना और किरण आरेख खींच के हमें दिखाना है। अब प्रतिबिंब का गुण बताना, जो प्रतिबिंब बना, छोटा बना, बड़ा बना, आभासी बना है कि उल्टा बना कि सीधा, ये सब आपको बताना पड़ेगा। यहाँ फिर कह दिया है वाहनों के उत्तल दर्पण को पीछे की वरीयता क्यों दे दी, तो हमारी वाहन होता ना, तो पीछे देखने के लिए उसका उत्तल दर्पण का क्यों प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको क्या कर देना, इसमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम इनका आंसर देखते हैं आपको एकदम डिटेल में, ठीक है। तो आपके सामने इसका आंसर यहां पर है, ठीक है।
ये ठीक यहाँ पर है, देखिए ये आपकी हमारी ऑफलाइन वगैरह क्लासेस चलती हैं, ठीक है। तो इसमें हमने सॉल्व करा दिया था, हमने यहाँ पर 4 सेट टोटल कराया मॉडल पेपर, इसी से ये मैच कर जाएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला ही नहीं है, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ से लिख दिया। तो लिखा है तुम्हारे पास उत्तल दर्पण, तो ये हमने क्या कर दिया, एक उत्तल दर्पण हमने क्या कर दिया, यहाँ से बना दिया। आपसे अनुरोध है, यदि आप एग्जाम में जाते हैं तो आप चाहे चुल्ला लेकर जाएंगे, चाहे लंगड़ा प्रकार लेकर जाएंगे, चाहे आपका क्या होगा वो चांदा, जिसे हम चांदा नहीं समझते हैं, ठीक है, ऐसे जिसे एंगल दिखा जाता है, वो लेके जाइएगा प्लीज। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या लेंस कुछ भी आएगा तो आप हाथ से ऐसे ही नहीं बना दीजिएगा। हम ऑफलाइन क्लासेस में कोई भी बंदा यदि बनाता है तो हम क्या कर देते, तुरंत कट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या कर देते हैं, ठीक। यदि आप इरेगुलर शेप का बनाएंगे तो लाफ रिफ्लेक्शन सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इरेगुलर शेप आपको प्लीज नहीं बनाना है, आपको इसी सब का यूज करना। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण रखना है और उसमें क्या होगा, एफ की वैल्यू, सी की वैल्यू, ठीक। अब क्या रखा, ध्रुव और अनंत के बीच में कोई एक वस्तु रखनी, ये ध्रुव है और इधर तुम्हारे पास क्या हो गया, अनंत है, इसके बीच में कोई एक वस्तु रख दी, जो हमने सामने यहां पर रख दी। अब इसी का तुम्हें प्रतिबिंब बनाना, फिर प्रतिबिंब की स्थिति, आकार सब कुछ आपको बता देना। देखिए सीधे कोई जाती है, पैरेलल लाइन कोई जाती तो फोकस पे, उत्तल दर्पण के लिए फोकस पे आती हुई प्रतीत होती, मगर एक्चुअल में क्या हो जाती है, इधर चली जाती। देखिए ऐसे गई है तो यहां पर आती हुई प्रतीत होती है, एक्चुअल में ये इधर गई है, ठीक। ये हो गया। दूसरा क्या दे रखा है, ये कोई भी यदि वक्रता केंद्र से जाती है तो जैसे आती उसी तरह से वह क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। देखिए यहां पर हो गया, तो आती हुई हमने प्रतीत कर दिया यहां पर, ठीक है, आती हुई प्रतीत कर दिया यहां पर। तो ये देखिए इस जिस एंगल से गई उसी एंगल पे ही वापस चली आई, मतलब सीधे गई सीधे वापस चली आई। तो ये देखा कहां पर मैच कर रहा है एक दूसरे को, यहां पर बिंदु पर कट कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा प्रतिबिंब देखिए यहां पर बन रहा है, बन गया कि नहीं। यही किरण आरेख खींचना। अब किरण आरेख यदि खींच लिए हैं तो आपको बता देना प्रतिबिंब का गुण उड़ बता देना। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनी है, दर्पण के पीछे। देखिए दर्पण है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कहां बनी है, एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में, दर्पण के पीछे। तो लिखा पी और एफ के बीच में, दर्पण के पीछे, एक पॉइंट हो गया ये। अब आकार बताइए, वस्तु इतना बड़ा था तो इससे छोटा बना है कि नहीं, तो वस्तु से क्या बना है, छोटा बना है, ठीक। अब पूछा है प्रतिबिंब की प्रकृति, मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी बनी है। इधर बना तो जाहिर सी बात आभासी बनेगा, इधर बनेगा तो तुम्हारे पास वास्तविक बनेगा, पीछे बना तो रियल नहीं, तुम्हारे पास क्या बनेगा, आभासी बना। देखो आभासी बना। और वस्तु से बड़ा कि छोटा, तो वस्तु से छोटा, ठीक है, तो वस्तु से छोटा यहां पर लिख दिया। अब सीधा बनेगा कि उल्टा, ये देखिए वस्तु ऐसी थी एज इट इज ऐसे बन गई है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सीधा बन के तैयार हो गया, ठीक है। इसीलिए हमारे पास क्या हो जाती है, बताइए उतना बड़ा ट्रक है, ट्रक को हम क्या कर देना है, एक आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनेगा, जिससे हम सीधा बनेगा तो देख सकते हैं, अच्छा गाड़ी आ, ट्रक से कार है, कार से हम कार से शीशा देख सकते हैं कि अच्छा पीछे कोई ट्रक आ रहा है। अब पूछा उत्तल दर्पण की वरीयता क्यों दी जाती है किसी वाहन में रखने के लिए, तो अब रीजन तो समझ ही गए होंगे। ये तुम्हारे उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये प्रतिबिंब क्या बनता है, इसका प्रतिबिंब हमेशा हमेशा सीधा बनता है, जिससे ड्राइवर को कंफ्यूजन नहीं होती कि वस्तु कितनी दूर है, कैसे, ये सारी चीजें, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा बनता है, क्योंकि देखो ट्रक उतना बड़ा तो उतना बड़ा हम साइड में तो शीशा लगा नहीं सकते जितना बड़ा ट्रक है, ठीक है। तो हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे जो भी ट्रक रहता है उसका उतना बड़ा प्रतिबिंब हमारे शीशे पर क्या हो जाता है, आराम से दिख जाता है, ठीक। इसीलिए हम क्या कर देते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी का आपको क्या कर देना है, यहां पर बता देना है, ठीक है, इसके कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। अब ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम रुक करते हैं भाई, ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, आपको समझ में आया होगा आशा करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन लिखा तुमसे पास, चित्र बनाकर समझाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष को कैसे संशोधित किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब समझते हैं कि नहीं, ऐसा दोष, दीर्घ मतलब दूर समझना, ठीक है, जैसे लघु उत्तरी क्वेश्चन, अब दीर्घ उत्तरी समझे होंगे कि नहीं, तो वही कह देगा दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है, ठीक। एक उसके बाद यहां से आपका देखो यहां तक करेंगे, फिर यहां से आपको क्या करिएगा, क्वेश्चन दे दिया गया है आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या लिखा, सबसे पहले दीर्घ दृष्टि दोष। जो दोष होता है याद रखना, जो दोष होता वही दिखता है, जो दोष होता वही दिखता है, और उसका जो दूर वाली चीजें होती इसमें दिखेगी, मगर नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी। तो इसमें क्वेश्चन दूर दृष्टि संशोधित करना। फिर एक क्वेश्चन दिया, एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है,
इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी मतलब एफ की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। और सामान्य निकट बिंदु कितनी होती है आपका 25 सेंटीमीटर होती है। निकट बिंदु क्या होती है, जो वस्तु है, ठीक है, वस्तु है कितने दूरी पे रखी गई 25 सेंटीमीटर पे रखी गई। अभी इस समय जो मोबाइल से हमें आप देख रहे हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं कॉपी, ये भी क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। आंखों से लेके आपकी जो ये बुक की दूरी है ये क्या कहलाती है 25 सेंटीमीटर। ये वस्तु, क्योंकि कॉपी वस्तु है, इसी के बारे में आपको लिखना। तो सबसे पहले इनके बारे में बताना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आपको सॉल्व करके यहां दिखा देते हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां से क्वेश्चन आप नहीं लिखिएगा, ठीक है। दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष आपके यहां पर हेडिंग डालना। इसमें लिखा इस दोष में नेत्र को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। इसे क्या बोलते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष बोलते हैं। क्यों, नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। जो निकट बिंदु होता है क्या हो जाता है, थोड़ा सा दूर हो जाता है, ठीक है। ये तुम्हारे पास दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में। अब कारण क्यों आपको दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता, फिर निवारण नीचे देखेंगे। उत्तल लेंस की वक्रता कम हो जाती है जिससे फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वक्रता आपकी कम हो जाएगी तो फोकस दूरी जाहिर सी बात आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा वस्तु का प्रतिबिंब आंखों पे न बन के, ठीक है, रेटिना के क्या होता है, रेटिना जो होती है रेटिना के पीछे बनने लगती है जिससे वस्तु स्पष्ट रूप से तुम्हें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो आपका देखिए एक आपका दोष जो रहता है तो आंख हो गया, एक्चुअल में देखा जाए तो रेटिना, यहां पर रेटिना से देखिए पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। तो जो रेटिना से प्रतिबिंब यदि पीछे बनेगा तो जाहिर सी बात आपको स्पष्ट रूप से कोई वस्तु दिखाई नहीं देगा। अब बताइए कोई ऐसा एक लेंस का प्रयोग कर लिया जाए जो ये दूर बन रहा उसे क्या कर दे, एक जगह कहीं इकट्ठा कर दे, तो उसमें उत्तल लेंस सबसे बेटर होता। क्योंकि क्या कर देता, कहीं से लाइट आती तो एक जगह क्या कर देता, ये इकट्ठा कर देता, ठीक है। तो उत्तल लेंस जो भी लाइट आ रही है एक का जगह हम क्या कर देंगे, देखिए इकट्ठा कर दिया। तो हम उत्तल लेंस का निवारण, उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष का क्या कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, यहां से निवारण कर दिया। आपको डायग्राम बना देना, काम खत्म। अब उसमें जो क्वेश्चन पूछा था उसके लिए हम आते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन यहां तक हम आपने समझा दिया। अब पूछा दीर्घ दृष्टि दोष से युक्त निकट बिंदु कितना है 75 सेंटीमीटर। जो निकट बिंदु है, जो V की वैल्यू कितना है 75 सेंटीमीटर। तो हमने क्या कर दिया देखिए, ठीक है, इसे थोड़ा सा इधर नीचे कर लेते हैं। देखो V की वैल्यू 75 सेंटीमीटर और निकट बिंदु आपको कितना दे रखा, निकट बिंदु आपकी जो कॉपी है कितनी सेंटीमीटर पे है 25 सेंटीमीटर, यानी आपकी कॉपी यानी वस्तु है तो वस्तु U की वैल्यू कितना दे रखा इसमें, ठीक है। अब इसी को आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना। थोड़ा सा यहां पर हमने सॉल्व कर लिया, देख लीजिए, मगर जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें को मजा नहीं आएगा, ठीक। तो U की वैल्यू कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर दे रखा, और V की जो वैल्यू दे रखा -75 सेंटीमीटर दे रखा, ठीक है। ये चल रही रहा सही से भाई, ठीक है, ये दे रखा। अब F की वैल्यू हमें क्या कर देनी, फाइंड करनी। आप लेंस में पढ़े होंगे, उत्तल लेंस का रखा ना, तो लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/v या v बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ये होता है, इसी पे वैल्यू रख देंगे, ठीक है। 1/f हमसे पूछा है, v की वैल्यू कितना दे रखा -75 सेंटीमीटर दे रखा, यहाँ माइनस हो गया 1 में v की वैल्यू, u की वैल्यू कितना दे रखा जी, v यानी u की वैल्यू तुमसे दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 या बराबर कितना रखा है -1/75 और माइनस माइनस यहां पर क्या हो जाएगा प्लस 1/25 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम यदि लिया जाएगा तो 75 हो जाएगा, और 75 एक नम 75 और 25 तिया 75 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सही, आपका सही हो गया, यस सर सही हो गया। तो 1 या बराबर आपको यहां पर कर देना, ठीक है। अब हम बगल में सॉल्व कर देते हैं, मगर आपको जो वहां पर रहेगा ना तो वहां पर सीधे सीधे करिएगा, क्योंकि एक पेज में आपको भरना है, ठीक है। 4 नंबर का तो एक पेज आपको लेंगे ना भाई, ठीक। अब ये हो गया, अब बताइए कितना हो जाएगा, 1/f बराबर प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो आपका प्लस माइनस माइनस 2 कितना हो जाएगा 75, ठीक है। ये हो जाएगा, काम खत्म। अब क्या हो जाए, अब इसे हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। f की वैल्यू यदि रखा जाए तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 75/2, तो f बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, इसे यदि सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 दूना, ठीक है, 35 दूना 70, तो लगभग कितना आ जाएगा 37.5 सेंटीमीटर। ये f की वैल्यू आ गई आपके सामने। इसी को आपको क्या कर देना, ऐसे एक स्टेप बाय स्टेप क्या कर देना, सॉल्व करना। आपके सामने हमने यहाँ पर सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करा दिया है,
ठीक है, तो ये था आपका, देखिए वो इतना सॉल्व करेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर। ये देखा जाए टोटल तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ये, तो प्लीज आपसे अनुरोध है, ये सब यदि क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो आपको कम से कम क्या कर देना, एक पेज में लिखना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्योंकि एक पेज आप क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, बढ़िया से अपना काम कर दीजिएगा, तो ये कितने नंबर का हो जाएगा, 4 नंबर का यहां हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, तो इसमें क्या पूछा है, 23 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, एक क्वेश्चन यहां से लिखा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट पर संचालित करने पर 10 एम्पीयर विद्युत धारा लेता, मतलब एक कोई बल्ब है वो कितने वोल्ट का है, 80 वोल्ट का, मगर धारा कितना ले रहा है, 10 एम्पीयर धारा ले रहा है। बल्ब को 240 वोल्ट पर संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोध को उसके श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, उतनी ही धारा, मतलब धारा की वैल्यू चेंज नहीं की गई। मतलब एक बार देखिए, बल्ब लिया गया है 80 वोल्ट का, धारा इतनी है, फिर हम क्या कर देंगे, उसे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया 240 वोल्ट का एक और हम लगा दिए, धारा उतनी है, तो क्या रखा, कितना प्रतिरोध होगा। ठीक है, कितना प्रतिरोध होगा श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, इसी को आपको बता देना। तो देखिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले तोड़ दिया जाता है, एक क्वेश्चन यहां तक है तो पहले इसे हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये लिखा देखिए आपको क्वेश्चन यहां से है। ठीक है, आपको हमने यहां पर समझा दिया, ये सब हम टुकड़े टुकड़े में सॉल्व करके इसी चैनल पे हम अपलोड कर दिए, मगर जब तक पूरा एक ही साथ नहीं किया जाएगा तो आप कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया, थोड़ा लेंदी रहेगा मगर आप मैनेज करिएगा। ठीक है, आप समझदार है, मैनेज कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। अब लिखा चालक के, ठीक है, चालक तार किन किन बातों पर निर्भर करता, तो इसका आंसर यहां हो जाएगा, तार की लंबाई मतलब समझते हो, बताइए तुम्हारे घर मड़ई होगा, ठीक है, तो पक्का घर से यदि मड़ई में ले गए होंगे तार, ठीक है, गांव से है भाई, बिलोंग करते भाई, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो बताओ जितना लंबा तार करेंगे उतना तुम्हारे पास प्रतिरोध होगा, तो बल्ब देखेंगे बहुत धीमी जलेगा, क्यों, क्योंकि वहां पर जाते जाते जो प्रतिरोध है ज्यादा हो गया, बिजली क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, अरे जैसे बारात वारात देखते हैं घर पे लगी है टेंट ओंट, तो बागी उगी में देखे जो खटिया उटिया जो रहता है वहां पर एक बल्ब लगाया जाता है मिठाई उठाई खाने के लिए कि नहीं। ठीक है, ऑर्केस्ट्रा आते हैं तो वहां पर तख्ता उख्ता लगाया दिया जाता है बढ़िया। ठीक है, तो जितना लंबा तार रहेगा उतना प्रतिरोध बढ़ेगा। दूसरा क्या रखा, तार की मोटाई पर क्या कर देता, तार की मोटाई यानी क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि R बराबर रो यल अपन में, R क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यल बढ़ेगा तो R बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट, R बढ़ेगा तो A घटेगा, A घटेगा तो R भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा भन्न से। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक दरवाजा, ये एक दरवाजा दिए, 2 दरवाजा बना दिया, अब यहाँ पर भीड़ बहुत सारी है, आग लग जाए तो ये बताओ क्या होगा, ज्यादा यदि क्षेत्रफल रहेगा दरवाजे का तो भन्न 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 को ले क्या कर देंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, क्षेत्रफल यदि बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इनके बातों पर भी निर्भर करता है। तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है, किस क्वालिटी का आप तार यूज कर रहे हैं। यदि बढ़िया क्वालिटी का यूज कर रहे हैं, मतलब सुचालक है तो बढ़िया कंडक्टर है, जैसे कापर हो गया, एल्युमिनियम होगा, लोहे का कोई गांव में देखेंगे तार और कट जाता तो लोहा को जोड़ देंगे इसे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, सरकारी है यार। ठीक है, तो ये होगा, मतलब 3 बातों पर निर्भर करता है, तापमान पर भी निर्भर करता है, मतलब अब 2 पॉइंट ये तो ये लिखना ही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये लिख दिए। फिर उसमें क्या लिखा है जी, और इसमें कह दिया है, ठीक है, 80 वोल्ट का बल्ब, मतलब V की जो वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखी है, 80 वोल्ट दे रखी है, और इसमें कह दिया है 10 एम्पियर की विद्युत धारा, तो मतलब I की वैल्यू कितना दे रखी है, 10 एम्पियर दे रखी। अब इसमें कह दिया प्रतिरोध कितना होगा, तो ओम के नियमानुसार क्या समझते हैं, V बराबर में IR, तो R की वैल्यू हमें निकालनी है, R इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, V अपान में I हो जाएगा। V कितना दे रखा, 80 वोल्ट, तो 80 बटे में 10, तो R की वैल्यू कितना आ जाएगी आपकी, 8 वोल्ट आ जाएगी। ये हो गया। अब यहां पर क्या, ये तो 80 वोल्ट, फिर कह दिया है उसी में, ठीक है, उसी में क्या कर दिया जाता है, V की वैल्यू कितना, एक बल्ब हटा के 240 वोल्ट का बल्ब लगा दिया जाता है, और धारा उतनी, देखो यहां पर लिखा है 240 वोल्ट संचालित करने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता, धारा उतनी है, मतलब I की वैल्यू में कोई चेंज नहीं की गई है, तो I बराबर कितना हो जाएगा, 10। R हमसे पूछा, फिर ओम के नियमानुसार हम क्या कर देंगे, इससे निकाल देंगे, R बराबर V बटे में I हो जाएगी। V की वैल्यू 240 है, तो 240 बटे में 10, 0 से 0 कैंसिल, R की वैल्यू कितना आ जाएगी, 24 आ जाएगी। अब ये किसे जोड़ दिया गया, ये कहा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम का फार्मूला समझे होंगे, R बराबर क्या होता है, ठीक है, R बराबर क्या होता है, R1 प्लस में R2 होता है। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, तो हमें कितने का अंतर होगा, तो अंतर पूछा तो
हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े में से R2 में से R1 को माइनस कर देना। तो यहां से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो R बराबर कितना आ जाएगा, 16 ओम आ जाएगा। तो आपकी वैल्यू ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इतना करेंगे तो भाई आपको कितने नंबर मिलने वाला है, टोटल 4 नंबर आपका यहां से मिल जाने वाला है। ठीक है, तो इतना आपका यहां से हो गया ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा है, ये 23 नंबर कंप्लीट करनी है। 24 नंबर पे आ जाते हैं यहां से। ठीक है, 24 नंबर पे आपके यहां पर आ जाते हैं। लिखा है किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल के बराबर होता है। फिर यहां से एक क्वेश्चन दे रखा, क्योंकि ये भाई कितने नंबर का है, 6 नंबर का। थोड़ा दिल गार्डन होना चाहिए भाई। ठीक है, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो यहां पर लिखा एक केतली 220 वोल्ट पर 2.2 किलोवाट अंकित है, उसे 3 घंटे पर के लिए कार्य करती है। प्रयुक्त ऊर्जा और प्रवाहित विद्युत धारा की तुम्हें क्या कर देनी, गणना करनी है। वो भी कितने नंबर का है, 6 नंबर का है भाई। ठीक है, तो आपको तसल्ली के साथ सुनिए। देखिए, सबसे पहले आप किलोवाट घंटा को परिभाषित करेंगे, एक क्वेश्चन यहां तक, 1 नंबर। ठीक है, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल के बराबर होती है, आप 9th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, कोचिंग किए होंगे तो, नहीं तो बुक होगी तो उसमें कहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपको यहां तक सॉल्व करना, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, फिर एक नीचे क्वेश्चन दे तो आपको 6 नंबर मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते, किलोवाट घंटा को परिभाषित करते हैं आपके सामने यहां से। तो आपको किलोवाट घंटा हो गया। तो लिखा 1 किलोवाट सामर्थ्य वाले वैद्युत परिपथ में 1 घंटे में व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। मतलब आपके घर में कोई एप्लियंस है 1 किलोवाट का है, वो 1 घंटा में जितनी बिजली खा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटा बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, परिभाषा हो गया। ठीक है, अब 1 किलोवाट घंटे को आपको कैसे तुम्हें क्या कर देना, परिवर्तित करना किसमें, ठीक है, जूल में परिवर्तित करना। कितना, 1 किलोवाट। ठीक है, हम यहां पर लिख देते हैं 1 किलो। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा को, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा को आपको किसमें परिवर्तित करना है, जूल में परिवर्तित करना। ठीक है, तो आप देखिए 1 किलो, किलो मतलब कितना होता है, 1000 होता। कितना होता है, 1000। अब घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना, तो सेकंड में करने के लिए सबसे पहले 1 घंटा में 60 मिनट। अब मिनट को यदि तुम सेकंड में करोगे तो 60 से गुणा करोगे तो ये जूल हो जाएगा यहां से। ठीक, तो ये बताओ कितना हो जाएगा, 1000 और गुणे में 6 के 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 3600 यहां हो जाएगा, 36 एकन्नम 36। ठीक है, कितना जीरो, 2 जीरो यहां, 3 जीरो यहां, तो आपको क्या कर देना, 5 जीरो ऐसे एज इट इज लिख देना। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इतना जूल हो जाएगा। ये ने दिया होगा तो आपको क्या कर देंगे, 3.6 10 टू दी पावर कितना कर देना, 6 जूल कर देना। कितना कर देना, 6 जूल कर देना, जो आपके सामने ये आंसर है। ठीक है, तो इसी को आपको क्या कर देना, वहां पर लिखना। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, यहां लिख दिया, जो आपके सामने यहां पर देखिए हमने बनाया लिखा हुआ है। ठीक है, हमको संतुष्टि नहीं मिलती, कब मिलती, जब तक आपका कॉन्सेप्ट पूरा नहीं क्लियर होता। हम लगा के आपको समझाएंगे तो अब हमें भी मजा आता, आपको भी मजा आएगा। ऐसे नहीं कि ये हो गया सर जी, ये हो गया, ऐसे नहीं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, क्योंकि हम सब लोग ऑफलाइन क्लासेस में वगैरह पूरा डिटेल में बताते हैं, एकदम बढ़िया से, बाकायदे से। ठीक है, इसमें हो गया। अब न्यूमेरिकल तुमसे पूछ दिया, उसमें न्यूमेरिकल पूछा था ना, कहाँ गया क्वेश्चन भाई, तू है नीचे से। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा, देखो कह दिया है एक केतली कितने वोल्ट की, 220 वोल्ट, मतलब V की जो वैल्यू दे रखी कितनी, 220 वोल्ट दे रखी है। ठीक, ये हो गया। अब कह दिया 2.2 किलोवाट, वाट कहीं भी रहेगा समझ लो पावर की यूनिट है, तो P की वैल्यू कितना दे रखा, 2.2 किलोवाट। अब वाट को, किलोवाट को हम वाट में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए कर देंगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, यहां पर 1000 से गुणा करा देंगे, किलो है क्योंकि, तो वाट में कन्वर्ट हो गया। कितना घंटा चल रहा, 3 घंटा चल रहा। 3 घंटा चल रहा तो कितना ऊर्जा देगा, कितनी धारा लेगी, मतलब H की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए ई की वैल्यू, ऊर्जा ई होती, ऊर्जा ई की वैल्यू निकालनी है और विद्युत धारा आई की वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम समझे होंगे, देखिए आप पढ़े होंगे, ई बराबर, ई की वैल्यू निकालनी, आई की वैल्यू निकालते। ई बराबर क्या होता, P इंटू में T होता। P की वैल्यू कितना है, P की वैल्यू कितना है, यहां से हम क्या करेंगे, 2.2 किलोवाट रख देंगे। कितना घंटा चला, 3 घंटा, तो 3 घंटा यहां कर देंगे। 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6 यहां पर हो गया। ठीक है, अब बताओ किलोवाट, तो किलोवाट, घंटा, ये किलोवाट घंटा आपकी क्या हो जाएगी, ऊर्जा हो जाएगी। तो ये आपका काम हो गया, ऊर्जा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करता था, धारा की वैल्यू निकालनी थी, तो हम जानते हैं P बराबर क्या होता, VI होता, P बराबर VI होता। तो वोल्ट कितना दिया था जी, 220 वोल्ट दिया था। ठीक,
आई की वैल्यू निकालनी तो आई इधर जाएगा तो पी अपान में वी, तो पी अपान में वी यहां हो जाएगा। पी की वैल्यू कितना निकाले थे 2200, तो 2200 बटे में 220 हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 22 से कन्नम 22 हो जाएगा, एक जीरो यहां बचा हुआ है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 10 एम्पियर आपका धारा आ जाएगा। तो ये आपको 10 एम्पियर आपको धारा बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था आपका किसका क्वेश्चन, ठीक है। ये किलोवाट घंटे वगैरह सारा हम देखिए पर पूरे डिटेल में कर दिए, जब तक आपको डिटेल में करेंगे तब तक आपको नंबर मिलने वाला, ठीक है। एक पेज पे ये भी पूरा डिटेल में आप क्या कर दिएगा, करना पड़ेगा आपको एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, ये खत्म। तो ये हो गया। अब यहां से पढ़ सकते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि एक ही क्वेश्चन करना तो हम इसे अटेम्प्ट कर चुके हैं, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 25 नंबर क्वेश्चन ये आपके सामने, इसी को आपको क्या कर देना पूरा डिटेल में इसे भी आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें यहां दे रखा, ये दे रखा, ये दे रखा, ये 3 दे रखा, ठीक है। तो आपको इसी पे हम नाम लिखना सिखा देते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको सामने यहां पर दिखाएंगे तो आपको थोड़ा सा मजा आएगा, ठीक है। आप यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। आपको थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता देते हैं कार्बन वगैरह की थोड़ी कहानियां। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। 1 कार्बन रहेगा तो क्या यूज करते हैं, मेथ। 2 कार्बन यूज रहता तो एथ, 3 कार्बन रहता तो प्रोप, 4 कार्बन रहता तो हम ब्यूट कर देते, 5 कार्बन में हम क्या कर देते हैं, पेंट यूज कर देते हैं। फिर 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट हो जाएगा, ऑक्ट हो जाएगा, नन हो जाएगा, डेक हो जाएगा। मतलब इसी पे हमें निपटा देना है, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। अब पहला तुमसे दे रखा है, पहला दे रखा है यानी CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 यानी सिंगल बॉन्ड Cl दे रखा। एक बात और याद रखिए, यदि आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या यूज करते हैं, एल्केन यूज करते हैं, A यानी E का प्रयोग करते हैं, ठीक। ये सिंगल बॉन्ड के लिए। और क्या हो जाएगा, यदि डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या प्रयोग करते हैं, इन यानी डबल बॉन्ड, ये हो गया। यदि ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो हम क्या यूज करते हैं, एल्काइन यूज करते हैं, जिसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, ये हो गया, ठीक है। दिख रहा भाई, हाँ दिख रहा भाई, चलिए कोई टेंशन नहीं, ठीक। यहाँ पर मैनेज करिएगा एक बार, ठीक है। इधर पे आते हैं तो इसी का नंबरिंग करना। तो देखिए नंबरिंग वहां से करते हैं जहां पर फंक्शनल ग्रुप मतलब कार्यात्मक समूह कम से कम नंबर पे आपका उपलब्ध रहे, ठीक है। तो इसमें क्या कर देना, 1 नंबर यहां हो जाएगा, 2 नंबर, 3 नंबर। तो कितने कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप यूज कर देते हैं, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोप यूज हो जाएगा। अब देखिए प्रोप हो जाएगा तो इनके बीच में डबल बॉन्ड कहां पर है, यहां पर। डबल बॉन्ड के लिए यूज करते ANE, तो हम क्या कर देंगे, प्रोप हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे इन है तो हम क्या कर देंगे, 2ENE हो जाएगा, ठीक। और 1 नंबर पे क्लोरो है तो हम क्या कर देंगे, यहां से लिख देंगे क्लोरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसे अल्फाबेटिकल में अरेंज कर देंगे तो आपका यूपीएससी नेम है। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा, ठीक है। यहां से क्या लिख देंगे, क्लोरो, ठीक है, क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, प्रोप, और 2 पे क्या कर देंगे, इन कर देंगे। ये आपका यूपीएससी नेम हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्या कर देना, काम कंप्लीट कर देना, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है CH3 CH सिंगल बॉन्ड, तुम्हारे पास COOH ग्रुप, ये वाला कहीं ग्रुप रहता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके लिए क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड प्रयोग करते हैं। क्या यूज करते हैं, ये ओइक एसिड प्रयोग करते हैं। ये जो दे रखा है आपका क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसका प्रयोग करना, ठीक। तो इसी का तुम्हें क्या कर देना, थोड़ा गूंजा जायजा है भाई, ठीक है। तो इसी का मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। इसी का यूपीएससी नेम लिखना है, ठीक है। तो इसका यूपीएससी नेम कैसे लिखते, चलो यहीं पर लिख देते, ये बड़ा है थोड़ा सा, इसे हम बना लेंगे, ठीक है। तो इसका नाम कैसे लिखना है, देखिए ठीक, कैसे लिखना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करें हैं, प्रोप बोले हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस पेन से करें तो थोड़ा सा समझ में आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यहां से प्रोप हो जाएगा। सब में सिंगल बॉन्ड तो हम क्या कर देते हैं, एन कर देते हैं, ठीक है। अब यानी 2 पे हाइड्रोक्सिल, तो 2 पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पे हाइड्रोक्सिल, 1 पे ओइक एसिड, प्लस में क्या हो जाएगा, ओइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। अब इसी को अरेंज कर देना, ठीक है। अब देखिए अल्फाबेटिकल अरेंज करेंगे तो हाइड्रोजन पहले आता, H पहले आता तो ऊपर लाते हैं 2 हाइड्रोक्सिल, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सिल,
2 हाइड्रोक्सिल और क्या हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है प्रोपेन, ठीक है प्रोपेनोइक एसिड कर देते हैं, यहीं पर लगा देते हैं प्रोपेनोइक एसिड। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा आईयूपीएसी नेम, इसका हो गया सेकेंड वाले का नंबर का, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या कर देना, एक एक स्टेप करेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए, इसका आईयूपीएसी नंबर बता दिए। इसका आईयूपीएसी हम थोड़ा सा बनाते हैं तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसे साइड में थोड़ा सा करते हैं। देखिए ये दे रखा था क्या, CH2 बांड में दे रखा, CH बांड में क्या दे रखा CH2, यहां पर एक लटका रखा C2H5OH, यहां पर भी एक दे रखा लटका दे रखा C2H5OH, यहां पर भी एक लटका रखा C2H5OH, सही है। अब बताइए इसे जब खोल के खींचेंगे तो इसमें 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, तो ये नीचे बनने वाला तुम्हारे पास क्या हो गया CH3 बांड में CH बांड में ये जो खोल के बनाए तो इतना हमने बना दिया, ठीक है। अब इसका क्या नाम लिखोगे, CH2 बांड में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, CH बांड में तुम्हारे पास CH2, यहां तक लिख दिया। अब इसे जब खोलेंगे तो तुम्हारे पास क्या निकलेगा, CH2 बांड में क्या हो जाएगा CH3। अब ये कहां लटका हुआ है, यहां से C2H5OH ये लटका दिए। अब इसी का तुम्हें नंबरिंग कर देनी है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, सही है। यस सर सही है, कोई टेंशन नहीं। अब इसी का तुम्हें आईयूपीएसी नाम, ये 4 पे क्या इथाइल ग्रुप है, क्या पे 4 पे क्या होगा, सब पहले नंबरिंग कर देते। 7 के लिए क्या यूज करते हैं, 7 के लिए देखिए क्या यूज करते हैं, हेप्ट प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हेप्ट हो जाएगा। सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या कर देते हैं, प्लस में एन कर देते हैं, ठीक, हेप्ट हो जाएगा। और चौथे पे इथाइल ग्रुप है तो 4 पे क्या हो जाएगा, इथाइल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। 4 पे क्या हो जाएगा, इथाइल ग्रुप यहां से। अब इसी का तुम्हें अरेंज कर दो अल्फाबेटिकल, 4 इथाइल पहले लेकर आओ भाई, 4 इथाइल और क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा हेप्टेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 इथाइल हेप्टेन हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा आईयूपीएसी नेम बन गया। तो इसी तरह से आपको क्या कर देना, ये कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में आपका आईयूपीएसी नेम, ठीक है। तो आपको आशा करते हैं ये समझ में आएगा। नीचे ये दे रखा तो इसका कैसे करेंगे, ठीक है। इसका एक है तो एक पे क्लोरो ब्रोमो आइडो सब कुछ प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें तुम्हें क्या लिखेंगे, अल्फाबेटिकल डायरेक्ट कर देते। बी से ब्रोमो तो हम क्या लिख देते हैं, ब्रोमो क्लोरो, ठीक है, या 1 लगा सकते हो मगर 1 लगाया नहीं जाता, क्लोरो हो जाएगा, ठीक। तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आइडो हो जाएगा, मेथ, तो यहाँ पर सबसे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। तो इसका आईयूपीएसी नेम आपके सामने ये हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्या कर देना, पूरा डिटेल में करके दिखा देना है, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका लास्ट एंड फाइनल पेज भाई आ गया, यहां से देखिए काम हो जाएगा। तो पहले इसके समझ लेते हैं क्लोरीन, ये तो आपको सिलेबस में नहीं क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल से दिया, इसे छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। 28 नंबर में 27 नंबर क्वेश्चन में समीकरण दे रखा है, ठीक है। समीकरण को आपको क्या कर देना, संतुलित करना। और हर एक समीकरण कितने नंबर का रहता है, देखा जाए तो 1.5 नंबर का है, तो 6 नंबर के यहाँ से। तो आपका अनुरोध है प्लीज आईयूपीएसी नाम आप पढ़ लीजिएगा। और यानी अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है, 10 नंबर आपको ऐसे बन जाएगा, क्योंकि आईयूपीएसी नंबर 4 नंबर देता ही है। और ये बैलेंस करने के लिए भी तुम्हें कितने नंबर का नंबर, 6 नंबर देगा, ठीक है। इसी को क्या कर देना, बैलेंस आपको करना है। देखिए सबसे पहले दे रखा है एक C6H12O6 जिसे हम ग्लूकोज का फार्मूला बोलते हैं, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में क्या बना दिया, पानी बना दिया, ठीक। अपने को तो केवल पानी निकालना है, इसे ग्लूकोज बोलते हैं। अब नंबरिंग करते हैं, ठीक है। कार्बन देखा जाए तो कार्बन यहां पर कितना है, 6, और यहां पर कार्बन 1 है, तो हम क्या कर देते हैं 6 से यहां गुणा करा देते हैं। कोई टेंशन नो सर, टेंशन खत्म। मतलब कार्बन को अब छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक। हाइड्रोजन की बारी आती है। हाइड्रोजन यहां पर कितना है, देखिए 12 है, और यहां पर हाइड्रोजन कितना है आपके 2 है, तो हम क्या कर देते हैं 6 से यदि यहां गुणा करा दें तो हाइड्रोजन भी आपका कंप्लीट हो जाए। हाइड्रोजन को भी अब छेड़ना नहीं है, ठीक। अब आते हैं ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन यहां पर देखिए टोटल कितना हो जाएगा, 6 और ये 2 8 हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। इधर पे आते हैं, ये देखो ये कितना हो जाएगा 2 6 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 6 18, इधर 18 ऑक्सीजन, इधर कितना है 6 और ये 2, मतलब हम 6 से यदि यहां गुणा करा दें तो 6 दूना 12 6 18, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, संतुलित हो गया अभिक्रिया। ऐसे आपको कर देना, काम खत्म, ठीक है। मगर फुल कॉन्फिडेंस के साथ रहेगा तभी करिएगा भाई, क्योंकि गुणा भाग करने में यदि फंस गए ना तो कईयों घंटा लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट या Cl के साथ जब क्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, प्लस में वाटर बनाता है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो ये दे रखा। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम यहां पर 1 है, यहां पर भी कैल्शियम 1 है, तो इसे छेड़ना नहीं है। कार्बन पे आते हैं।
कार्बन यहाँ पर कितना है, कार्बन यहाँ पर एक है और कार्बन यहाँ पर भी एक है, इसे भी छेड़ना नहीं है। ऑक्सीजन पे आ जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन क्या दे लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना 2, 1 अन्नम 2 और 1 3, मतलब ऑक्सीजन को भी छेड़ना तुम्हें नहीं है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। यस, हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन देखा जाए तो 2 है, मतलब हम क्या कर देंगे, यदि 2 से यहाँ गुणा करा दे तो काम हो जाने वाला था। तो हम 2 से हमने यहाँ से गुणा करा दिया, ठीक, 2 से गुणा करा दिया, 2 Cl2 भी 2 हो गया, तो मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन, ठीक, कंप्लीट हो गया, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बना दिया, अमोनिया बना दिया। नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बना दिया। तो नाइट्रोजन यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर कितना है 1 है, तो हम क्या कर देते हैं 2 से यहाँ गुणा करा देते हैं, 2 से हमने गुणा करा दिया तो नाइट्रोजन आपका कंप्लीट, नाइट्रोजन की टेंशन खत्म। हाइड्रोजन पे आते हैं, तो हाइड्रोजन 2 से जब गुणा करा तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, मगर यहाँ पर कितना 2, तो यहाँ पर हम 3 से यदि गुणा करा दे तो अपना काम हो जाएगा, 3 दूना 6, मतलब ये भी आपका क्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई, ठीक, ये हो गया। अब आते हैं क्या, MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड है, या Cl के साथ अब क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, प्लस में Cl2 बनाता है, मतलब क्लोराइड बनाता है, या तुम्हारे पास पानी बना दिया, ठीक है। तो इसे कैसे बैलेंस करना, मैग्नीशियम 1, इसकी टेंशन खत्म। ऑक्सीजन पे आ जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन पे यहाँ पर आ जाते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 2 और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 1 है, तो मतलब हम क्या कर देते हैं 2 से यदि हम यहाँ गुणा करा दे तो हमारा ऑक्सीजन कंप्लीट हो जाए, ऑक्सीजन की भी टेंशन खत्म। अब आते हैं हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, मगर यहाँ पर हाइड्रोजन देखा जाए तो 2 दूना 4, मतलब हम 4 से यदि यहाँ गुणा करा दे तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, तो हाइड्रोजन भी कंप्लीट। क्लोरीन पे आते हैं, देखो 2 क्लोरीन मतलब 4 क्लोरीन, यहाँ पर भी 4 क्लोरीन, मतलब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 4 से गुणा यहाँ, 2 से गुणा यहाँ करा देना, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इनका, ठीक है, संतुलित। अब इतना तुम संतुलित कर दोगे, 1.5 चौको कितना हो जाएगा आपका 6 नंबर यहाँ से बन जाने वाला है, ठीक है। तो ये 6 नंबर यहाँ से आपका बन गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां से आपका लिखा हुआ क्वेश्चन क्या लिखा है, अथवा करके, चाहे आपको ये नहीं आ रहा तो आप नीचे अथवा भी करके यहां से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दे रखा, अब इनका हम क्या कर देते हैं, यदि वो नहीं मन कर रहा तो ये लिख देने, कोई टेंशन नहीं, ठीक। तो इसमें लिखा है, यानी संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, 1 पे 2, 2 4, 2 6, 6 नंबर आपको यहां से मिल जाने वाला है। तो सबसे पहले पूछा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, आपके सामने ये रहा, किसी यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन परमाणु का निकलना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कोई परमाणु है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, हाइड्रोजन निकल गया, याद रखना, ऑक्सीजन जुड़ना, हाइड्रोजन निकलना, जुड़ना निकलना, जुड़ना निकलना, जुड़ना निकलना, बस काम खत्म, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यहां पर देखिए ऑक्सीजन जुड़ा है, देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ के क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड बना दिया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती रहती है, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया 2 नंबर, मतलब परिभाषा, एक एग्जाम्पल खत्म, क्योंकि केमिस्ट्री है भाई। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे सुन लीजिए आप थोड़ा सा, ठीक है। उसके बायो वाले पोर्शन पे चलते हैं, ठीक। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होते हैं, प्रतिस्थापन मतलब ये कोई व्यक्ति है, आपको हटा के धक्का मार के आपका स्थान लेता है, उसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, मान लेते ए और बी, एक कोई बंदा है या बंदी है, ठीक है। इसमें क्या कर देता है, जो अधिक अभिक्रियाशील रहता है, कम अभिक्रियाशील वाले को क्या कर देता, हटा देता, उसका स्थान ग्रहण कर लेता, इसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ये अभिक्रिया, ये आपका ज्यादा अभिक्रियाशील था तो ये क्या कर दिया, ऑक्सी, ये जो आप ए वाला पॉइंट है तो इसे मार के भगा दिया, तो ये अपनी जिंदगी में तनहा इसे बैठे हैं, बेवफा हो गए हैं, ठीक है। अब इसके साथ ये बी, मतलब बी कोई भी आए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे ए बैठे चाहे सी बैठे, कुछ भी टेंशन नहीं। तो ये सी के साथ क्या हो जाएगा, मचकुल्ला मारेगा भाई, ठीक है। ये हो गया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रिया जिनमें किसी यौगिक के अणु किसी अन्य यौगिकों के साथ विस्थापित कर देते हैं, उन्हें प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें जो अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व होता, कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देता, विस्थापित कर देता, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहां पर आपको इतना लिख देनी है, ठीक है। ये हो गया। अब एक एग्जांपल देना, तुम्हारे पास क्यूप्रिक सल्फेट, मतलब ये कॉपर सल्फेट है, इसके साथ Fe तुम्हारा मोर रिएक्टिव कंपेयर टू कॉपर, तो ये क्या करेगा, Fe से हटा देगा तो इसका स्थान ले लेगा, तो FeSO4 हो जाएगा, प्लस में कॉपर हो जाएगा। ये विस्थापन अभिक्रिया आपके सामने कंप्लीट हो गई,
ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं किस पे, नेक्स्ट पे हिंदी पढ़ लेते हैं, भर्जन किसे बोलते हैं, क्योंकि आपका भर्जन भी नीचे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। देखिए भर्जन भी तुमसे पूछा है यहां से, ठीक है, तो यहां से भर्जन भी पूछा, तो भर्जन को हमको समझा देते हैं। भर्जन आप पढ़े होंगे, ठीक है, धातु और अधातु वाले चैप्टर में, ठीक है, तो उसमें लिखा है सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर बिना पिघलाए गर्म किए जाते हैं, ठीक, वायु की उपस्थिति होनी चाहिए। एक आता है कैल्सिनेशन, ठीक है, कैल्सिनेशन, और ये इसे रोस्टिंग बोलते हैं, उसमें वायु की अनुपस्थिति रहती है, इसमें उपस्थिति रहती है, ठीक है, इसमें वायु की उपस्थिति में क्या उच्च ताप पर गर्म कर देते हैं और उसके ऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं, उसी को क्या कहलाते हैं, भर्जन। परिवर्तित हो जाना ही क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिखा, जिंक सल्फाइड लिया, मतलब किसी भी सल्फाइड को उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर उसके ऑक्साइड में बदल देना ही क्या कहलाता, भर्जन कहलाता। तो देखिए जिंक सल्फाइड लिए हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दिए हैं, जिंक ऑक्साइड बन गया प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस के रूप में उड़ जाएगा, तो हमें यही में मिल जाएगा। तो इतना आपको कर देना, काम खत्म, ठीक है। तो ये हो गया, एटलीस्ट 1 घंटा होने वाला भाई, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, अपना भाई है, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, पूरा डिटेल में ये सारे चीज को देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है, ठीक है, यहां से ग नंबर है, ठीक है, ये भी बायो वाले पोर्शन से है, ठीक है, ये बायो वाले पोर्शन से है, तो ग वाला पोर्शन। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा, मेंडल के नियमों का वर्णन करना है, ठीक है। तो मेंडल के नियमों का वर्णन आप कैसे करेंगे, इसे सुनिए, ठीक है, थोड़ा बोरिंग लग रहा है मगर कोई ना, क्योंकि हमने टारगेट जो रखा है, जैसे हमारे देश के नौजवान हमारी रक्षा करते बिना सोए, ठीक है, उसी तरह से हमें अपनी रक्षा खुद ही करना भाई, ठीक, जिससे हमारे जो देश के वासी हैं, ठीक है, बताइए एक आर्मी का बंदा पूरी जिंदगी बिना ठंडी गर्मी बरसात, हम तो अभी देखो ठंडा का तो रजाई में सुकुड़ जा रहे हैं, मगर हमारे देश के युवा क्या कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो उनकी सम्मान करिए, ठीक है। तो जैसे वो डटे हुए सीमा पे, वैसे हम भी डटे रहेंगे सीमा पे, जिससे हमारा कैरियर अच्छा सा बन सके, ठीक है। तो मेंडल के नियमों को क्या कर देना, तुम्हें वर्णन करना है, कितने नंबर का है, 4 नंबर का है, ठीक है। तो मेंडल जी हमारे थे, उन्होंने अनुवांशिक के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी थी, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या कर देना, देखिए लिखा है ग वाला, ठीक है, ग वाले में तुम्हारे मेंडल के नियमों का वर्णन करना है, ठीक है। तो मेंडल के नियमों का वर्णन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले लिखिए मेंडल के नियम आधुनिक अनुवांशिक के न्यू मानी जाती है, मतलब इस समय देखा जाए तो आपकी ये आधुनिक जो तुम्हारे पास अनुवांशिकता वाला चैप्टर है, इस सब कुछ इसी पे है, बड़ी बड़ी जो अब तो डिग्री इसी पे मिल रही भाई, ठीक है, एक अलग से कोर्स कर दिया जेनेटिक्स, ठीक है। मेंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है, मेंडल का जो नियम है मेंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इन्होंने 3 नियम दिया था, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र व्यूहन का नियम, ठीक है, ये 3 नियम दिए थे, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभाविता का नियम ये हो गया, ठीक है। तो प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र व्यूहन का नियम, यदि आपको कोई भी टाइप वगैरह लिखते हैं एग्जाम में, तो एक जगह सब आपको पहले तीनों चारों कुछ भी कितना रहे, 1 2 3 4 रहे, तो आपको छाप देना, टीचर को लगेगा जो चेक करेगा, अच्छा ये तीनों लिखा है, आगे वो हेडिंग डाल के अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। तो आप ये सब चीजें बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इधर थोड़ा सा तेजी से चलते हैं भाई, ठीक है। प्रभाविता का नियम, प्रभावित मतलब समझते जैसे 2 गांव में आपका झगड़ा हो गया, ठीक है, तो उसमें बताओ जो थोड़ा सा स्ट्रांग रहेगा वो प्रभावी रहेगा, गरीब आदमी को दाब के रखेगा। जैसे धनी आदमी गांव में आपके देखेंगे तो जो गरीब पर्सन है तो उन्हें दाब के रखा गया है, किसके द्वारा, धनी के द्वारा। तो जो गरीब आदमी है वो दबा रहेगा, तो जो प्रभावी है, मतलब धनी तो प्रभावी है, तो इसलिए दाब के रखा हुआ, तो उसी को प्रभाविता का नियम बोलते हैं। तो लिखा है 2 युगल, ठीक है, 2 युगल, प्रत्येक युगल के 2 लक्षणों के एक साथ होने पर उनमें से, ठीक है, केवल एक लक्षण जीव में दिखाई देता है, जो लक्षण दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं, प्रभावी लक्षण बोलते हैं, ठीक। जो दूसरा लक्षण स्वयं को प्रदर्शित नहीं करता उसे हम क्या बोलते हैं, अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। जो दिखाई देता उसे हम प्रभावी लक्षण, जो नहीं दिखाई देता उसे हम क्या बोलते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो इसके बारे में आपको यहां से मार देना है, ठीक है। जैसे आपको एक लंबा प्लांट, एक आपका बौना पेड़ हो जाएगा। लंबा जो पेड़ होता है टी, तो इसमें देखो टी और इनके स्मॉल टी और कैपिटल टी के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये कैपिटल टी होने के नाते स्मॉल टी को दाब के रखा, बौने को दाब के रखा था, जो पेड़ था तुम्हारे पास क्या था, टाल ही था। तो ये बताओ ये प्रभावित है कि नहीं, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, प्रभाविता का नियम बोला जाता है। तो ये नियम पहला हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा तेजी से चलते हैं भाई, क्योंकि 1 आवर से ऊपर होने वाला है, ठीक।
ठीक है। और रात के कितने बज गए, 11:48, कोई टेंशन नहीं भाई, अपना है। ठीक है। पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब बताओ पृथक मतलब वहां पर जो बौना दबा हुआ था, जो बौना दबा हुआ था वो क्या करेगा, अब वो निकलेगा। ठीक है। फटा पोस्टर निकला हीरो। ठीक है। इसमें क्या करिए, जब प्रथम संतानी पीढ़ी के विषम युग्मी पौधों के 100 परासरण कराए जाते हैं तो द्वितीय संतानी पीढ़ी F2 के सदस्यों पर परस्पर विपरीत लक्षण से एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। ठीक है। आप एक्चुअल में देखिए क्या होता है, पहले ये समझिए तो ये पढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके बीच में जब पुनीत स्क्वायर बना के क्रॉस कराया गया तो इनमें देखा गया कि जो कैपिटल टी तो तुम्हारे पास प्योर टाल प्लांट था, प्योर टाल प्लांट था। ठीक है। ये हो गया, मतलब इससे कैपिटल टी स्मॉल टी से यहाँ एक आ गया, इससे ये गुणा करा के यहाँ, और स्मॉल टी से यहाँ, मतलब ये देखिए बौना जो है अपने आप को क्या कर दिया, दिखाया है अगली पीढ़ी में, पृथक हो गया, अलग हो गया, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, पृथक्करण का नियम बोला जाता है। अब क्या लिखा, प्रथम पीढ़ी F1 के साथ साथ रहने वाले सभी लक्षण आपस में मिक्स नहीं थे और युग्मों के निर्माण के समय ये लक्षण पृथक हो गए, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, पृथक्करण के नियम को शुद्धता का नियम भी कहते हैं। देखिए आपका बौना एक दिखा भाई। ठीक है। अब रेशियो यदि पूछा जाएगा तो 3 पेड़ क्या होंगे, बड़े होंगे, तो 3:1। अब कहेगा यदि ये तो फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा, एक तुम्हारे पास कैपिटल टी 1 है, ये तुम्हारे पास देखिए 2 है। ठीक है, 2 लिख दिए, एक तुम्हारे पास ये है, तो 1:2 हो जाएगा यहां से। लास्ट एंड फाइनल तुम्हारे पास नियम आ गया स्वतंत्र व्युवन का नियम। इसमें 2 कंट्रास्टिंग पेयर आपको लेंगे, एक ही साथ जाएंगे तो इसमें जो रेशियो बनता है 9:3:3:1 बनता है। ठीक है। तो इसमें लिखा है, इस प्रकार के संकरण में जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक कारण युग्मों को 2 जोड़ी विपरीत प्रभाव और पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन कारणों का पृथक्करण और चयन स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण वंशागत दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अभिवन का मतलब 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, उसमें जब क्रॉस कराया जाता है तो एक दूसरे को कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, छेड़ेगा नहीं, जो डोमिनेंस वो दिखेगा। ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, ठीक है, स्वतंत्र व्युवन के नियम को हम क्या कर दिए, डिटेल में देखें तो मेंडल का नियम आप प्लीज एक बार रिवीजन करके दोबारा, इसका सब छोटा छोटा यदि वीडियो चाहेंगे तो इन्हीं के लिंक में जितना सबका हम एक स्टेप पे बनाए उससे आप वहां से देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है। तो मेंडल के नियम आपको क्या कर दिए, हम पूरा डिफाइन करके दे दिए। ठीक। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा है, एक आवृत्ति पौधों में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन के बारे में आपको बताना, वो भी कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। ठीक है। तो इसे आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। तो आपके सामने हम यहाँ पर बुक रखते हैं। ठीक है, इसे आप सुनिएगा। तो लिखे देखो, निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन, बाद या पश्चात बात एक ही है। तो सबसे पहले होता क्या, बाह्य दल जो रहता है वो मुरझा कर क्या हो जाता है, गिर जाता है। मगर कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जैसे टमाटर हो गया, बैगन हो गया, रस यानी रस भरी हो गई, ठीक है, रस भरी हो गई, मिर्च हो गई आदि के फल साथ साथ लगे रहते हैं तब तक जब तक वो, ठीक है, पेड़ रहता है। कुछ समय के बाद गिरते हैं मगर रहते हैं। ठीक है। दल में क्या होता है, मुरझा कर वो भी क्या कर जाते हैं, गिर जाते हैं। पुंकेसर क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। ठीक है। तो ये आपका प्यारा सा यहाँ से डायग्राम दे रखा है, 10-12 पॉइंट लिख देंगे, काम खत्म। ठीक है। मगर सेंटेंस बना के लिखना, वर्तिकार लिख देंगे, वर्तिकाग सूख जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या, वर्तिकाग सूख जाती है। ठीक है, ये हो गया। और वर्तिका, वो ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका क्या हो जाती है, मुरझा जाती है। ठीक है, यहाँ से हो गया। अंडाशय, ये अंडाशय क्या हो जाते हैं, फल में बदल जाते हैं। प्लीज इसे आप जरूर लिखिएगा। ठीक है। अंडाशय की भित्ति जो कि फल भित्ति बनाने का काम करती है। ठीक है। बीजाणु, बीजाणु बीज में परिवर्तित हो जाती है। ये भी आप क्या कहते हैं, पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिएगा, बीजाणु बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। अंड कोशिका भ्रूण में बनाती है, क्या बनाती है, भ्रूण बनाती है। भ्रूण को पोषण करने के लिए क्या हो जाता है, द्वितीयक कोशिका भ्रूण पोषक में बदल जाते हैं, क्योंकि भ्रूण जब तक रहेगा तब तक उसे पोषण देना है। ठीक है। लिस्ट में लिखा है बीज यानी बीजाणु कवच जो होती है, क्या होता है, बीज का क्या कर देती है, आवरण बनाती है। और क्या बीजांड, ठीक है, वृंत जो क्या होती है, बीज वृंत बनाने का काम करती है। यहाँ से मतलब ये होने वाले पश्चात 12 थे तो आपको सेंटेंस बना के कम से कम 10 पॉइंट लिख देंगे, 4 नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है। तो ये था कि
किसके बारे में, इनके बारे में, ठीक है, ये हो गया। मगर डायग्राम थोड़ा सा बना दीजिएगा तो आपको दिखा देंगे तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है, पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के, ठीक है, आर का तुम्हें प्रयोग करना। कितने प्रकार का? 5 प्रकार के आर का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा सा भाई अब इसे हम दिखा देते हैं, आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि जनरल चीज़ें हैं, ठीक है, ठीक। तो यहाँ से 5 आर क्या दे रखा, R1, R2, R3, R4, R5 दे रखा, ठीक है। तो आर का मतलब, एक आर का मतलब रिड्यूज मतलब कम करना, दूसरे का रीयूज मतलब पुनः उपयोग करना, ठीक है। अब यहाँ से रिसाइकल यानी दोहराना, रिकवर मतलब वापस पाना, रिफ्यूज मतलब अस्वीकार करना। तो अब इन्हीं को क्या यहाँ पर लिख दिए, अब इन्हीं का एक एक हेडिंग डाल के 2-2 लाइन लिखेंगे। कितने नंबर का है भाई, ठीक है, ये देखा जाए तो ट्रिपल आर कितना 4 नंबर का, तो 2-2 नंबर आप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा बना के लिखेंगे, 2-2, 3-3 लाइन, तो आपका कम से कम 1.5 से 2 पेज भर जाएगा, तो 4 नंबर आपका भरने से मिल जाएगा। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रिड्यूज मतलब जो भी वस्तुएं रहेंगी उसे क्या कर देना है, आपको कम से कम यूज करना है। आप घर से यदि बाहर निकलें, ठीक है, रूम से बाहर निकलें तो आपको पंखा हो गया, बल्ब हो गया, सबको आपको ऑफ कर देना है, ठीक है। यदि नल पानी टपक रहा है तो आपको क्या उसे मरम्मत करानी चाहिए, जिससे हम नल पानी को क्या कर सकते हैं, बचा सकें। कपड़ा नहाते धोते समय हम क्या करते हैं कि पानी को व्यर्थ न करें, और खाने को भी क्या करेंगे, व्यर्थ न करें। आपसे अनुरोध है, ठीक है, आप उतना लीजिए, पार्टी उटी में जाइए, ठीक है, कहीं, अरे शौक है तो कोई टेंशन नहीं भाई, ठीक है, मगर खाने का क्या करिए, रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि ये खाना देखा जाए टुकड़ा कहाँ से आता तुम सोचोगे तो बड़ी लंबी प्रोसेस है भाई। हम सब लोग रूम लेकर रहते हैं, अब तुम सोचो पानी खाना सब कुछ एक मैनर में मिलता है, ठीक है, मिलता क्या, खुद ही बनाना पड़ता है भाई। एक टाइम यदि मान लेते एक दिन पानी नहीं आया तो हम सब लोग 3 किलोमीटर पानी लेने जाते हैं, फिर लेकर आते हैं, डब्बे में तब रखते हैं। अब तुम सोचो, ठीक है, खाना वाना मतलब कभी कभार अच्छी चीजें बन जाती, नहीं तो चावल दाल रोटी सब्जी, और यदि रूम घर से नहीं लेके आए तो समझ लो खरीद के खाना पड़ता है, या भूखा तुम्हें रहो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो यानी खाने को व्यर्थ आप न करिए, ठीक है। फिर तुमसे लिखा है रीयूज मतलब क्या होता है, प्लास्टिक का प्रयोग पुनः कर लीजिए, मतलब जो भी चीज आता है तो दोबारा करके अपने घर में जो भी ऑब्जेक्ट रखा गया उसे दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपयोग होने वाले प्लास्टिक के बोतल डिब्बे आदि को रसोई घर में प्रयोग करें। हमारी मदर, जो हमारी इंडियन मदर हैं, सबसे बेस्ट क्वालिटी का यही काम करती हैं, ठीक है। यानी हमारे द्वारा उपयोग किए गए कपड़े जूते चप्पल आदि को फेंके ना, किसी जरूरतमंद को आदमी के देंगे, वो अपना यूज कर लेगा, ठीक है। तो ये लिख रखा है यही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा रिसाइकल यानी पुनः चक्रण के बारे में। अनेक व्यर्थ पदार्थ जैसे प्लास्टिक कागज धातु आदि वस्तुओं को, ऐसे पदार्थ को पुनः चक्रण के लिए बनाई जा सकती है। मतलब जो भी प्लास्टिक मेटल वगैरह सब यूज कर रहे हैं, आपकी कॉपी भर गई तो कबाड़ी वाले को दे दीजिए, वो कबाड़ी वाला ले दुकान पे देगा, दुकान से वो बड़ी साइकिल पे जाएगा, फैक्ट्री में रिसाइकल होकर दोबारा आ जाएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, पुनः चक्रण। अब बताओ ये जब करेंगे तो जो कूड़ा बीनने वाले हैं उनको भी क्या कर देते हैं, एक समझ लो जीविका, आपको एक नौकरी दे रहे हैं, ठीक है, उनका भी लालन पालन पोषण सब कुछ होगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब लिखा तुम्हारे पास रिकवरी यानी पुनः प्रयोजन, ठीक है। पुनः प्रयोजन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, दोबारा काम कर चला सकते हैं। तो यहाँ से आप पढ़ लीजिए, जैसे तुम्हारे पास गांव में फटे पुराने ऊनी कपड़ों का क्या गद्दा तकिया वगैरह बनवा लीजिए, ठीक है, दरी बनवा लीजिए। इस समय देखिए गाँव में आते हैं, जितना भी खराब कपड़ा रहता है उसे क्या कर देते हैं, वो सब बुन के, ठीक है, मतलब मशीन लेके आते हैं ट्रैक्टर पे, ठीक, 50 रुपये किलो लेते हैं, पूरा अच्छे तरीके से नया नया गद्दा तकिया सब कुछ वीआईपी बना देते हैं। तो ये हो गया, गत्ते से ठीक डिब्बे डिजाइन वगैरह बना सकते हैं एकदम अच्छे अच्छे, ठीक है। अब लास्ट में तुम्हारे पास ले रखा है यहाँ से, ठीक है, इसमें तुमसे कह रखा है रिफ्यूज इनकार, मतलब उन वस्तुओं को न खरीदिए जो तुम्हें जरूरतमंद न हो, तो जितना जरूरत है उसी को खरीदिए, ज़्यादा व्यर्थ में नहीं करिए। जैसे प्लास्टिक का थैला आप अवॉइड करिए, कपों का अवॉइड करिए, प्लेटों का जो भी प्लास्टिक मेटल है उसे प्लीज आप मत खरीदिए, ठीक है। अब तो ट्रेंड बन गया कि हम शादियों में प्लास्टिक का अच्छा क्वालिटी के दें, 2-4 दीजिए, स्टील का दीजिए, जिससे आप लंबे समय तक चला सकें। तो यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, 5R के बारे में हो गया यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, मानव प्रजनन तंत्र के बारे में दे रखा, ठीक है। तो इसको आप दिखा देंगे कितने नंबर का, 6 नंबर का हो जाएगा। चलिए इसे भी देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट तक आए हैं तो जरूर देख के जाइएगा, जितने हमारे प्यारे भाई अभी तक टिके हुए हैं तो समझ लीजिए उनका कल्याण होने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में तो सब रहते हैं, मगर जो अंतिम क्षण तक रहता वही क्या कर देता, रणभूमि को जीत लेता भाई, ठीक है। तो लिखा मानव में नर प्रजनन तंत्र का तुम्हें क्या कर देना है, वर्णन करना है, ठीक है, नर प्रजनन तंत्र के बारे में। तो लिखा है नर प्रजनन तंत्र निम्नलिखित अंग होते हैं। आप देखिए अनुरोध है,
जितने अंग होते हैं एक बार लिख दीजिए और नीचे क्या कर छोटा सा डायग्राम बना दीजिए। एक पेज आपका भर गया। अब एक पेज पे ये क्या करिए, ये हेडिंग डाल के 2 लाइन लिख दीजिए, ये हेडिंग डाल के 2 लाइन, 2 लाइन लिखेंगे तो बताओ 7। अब 2 लाइन लिखोगे तो 7 दूनी 14 लाइन, एक पेज अपने आप हो गया कि नहीं। एक पेज पे ये सब डायग्राम वगैरह हो गया, एक पेज पे लिख दिए, 6 नंबर भरने से दे दिए। ऐसे टीचर को ठीक दीजिए, मतलब कि सर ये लीजिए हमें आ रहा है, आप दिखाइए भान्ना से पेपर पे, ठीक है, तो वही आपको नंबर दे देगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होते हैं पहले ये ना पढ़ के हम डायग्राम देखते हैं तो आपके काम हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे बनाया गया, हम छोटा सा एक लिंक है वीडियो इसी में डाल देंगे, प्लीज वहां से देख लीजिएगा, चाहे चैनल से जाके, ये 2 से 3 मिनट के अंदर ये आप बना देंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा तुम्हारे पास ये वृषण हो गए, 1 2 2 वृषण होते हैं, वृषण में शुक्राणु का बनता है। ठीक, अब यहां बन गया तो ये बताओ एक थैली होती है जिसके अंदर वृषण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वृषण कोश बोलते हैं, जिसे हम सैक्रोटम बोलते हैं। ठीक है, थ्रू जो थोड़ा सा इसे हम, ये आपका क्या है, वृषण कोश होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सैक्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैक्रोटम बोलते हैं। अब देखिए सैक्रोटम हो गया, ये जो ब्लैक कलर का दिखाया गया दोनों तरफ तुम्हारे पास कॉइल जैसी संरचना है, इसे हम क्या बोलते हैं, अधिवृषण बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमस बोलते हैं। वृषण के अंदर यदि क्या बनता है, जो कोशिका, ठीक है, शुक्राणु बनता है, ठीक, तो ये क्या कर देता है, वृद्धि यानी अर्धवृषण पोषण क्या करता है, अधिवृषण पोषण उसे पोषण देता है और उसे मूव करने में क्या कर देता है, मदद करता है। अब बताइए यहां से एक कनेक्ट नली है, इस नली को हम शुक्रवाहिनियां बोलते हैं। वाहिनियां क्यों बोलते हैं, वाहिनियां मतलब नली होती है, शुक्राणु को ले जा रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनियां बोलते हैं। ये हो गया यहां से, फिर ये यहां पर आते हुए तो ये ग्लैंड तुम्हें दिख रही है, इस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। फिर नीचे आके ये वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, सीसन बोलते हैं। ठीक, इतना को आपको क्या कर देना, डिफाइन कर देना। तो यहां पर लिखा क्या है, पहला वृषण हो गया, दूसरा वृषण कोश हो गया, अधिवृषण हो गया, वास डिफरेंशिया हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनियां बोलते हैं, शुक्राशय बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, और सीसन यानी जिसे हम यूरेथ्रा भी बोला जाता है या पीनिस भी बोला जाता है, आप वहां से बोल सकते हैं। अब इन्हीं को थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो वृषण क्या होता है, वृषण एक जोड़ा होता, 1 2 2 जोड़ा होता, मतलब एक जोड़ा होता मतलब 2 नंबर में होता। ये उदर गुहा के बाहर त्वचा एक थैली जैसी संरचना होती है, उसी में ये यानी स्थित होता। वृषण की लंबाई देखा जाए तो 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई देखी जाए तो कितना होती है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब आते हैं किस पे, वृषण कोश पे आते हैं, जो थैली है जिसमें हमारा पास क्या वृषण रखा हुआ है। यह एक पतली त्वचा तुम्हारे पास क्या झोलेदार संरचना होती है, जो वृषण को क्या करती है, बाहर रखने की मदद करती है। अब क्यों बाहर रहता, वृषण को शुक्राणु बनाने के लिए शरीर के ताप से 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, तभी हमारा क्या बनेगा, शुक्राणु बनेगा। नहीं यदि बाहर रहता तो क्या होगा, शुक्राणु सही से नहीं बनता है। ठीक है, तो उसे बांझापन वगैरह भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा अधिवृषण क्या होता है, अधिवृषण के निकट यानी वृषण के निकट अधिकांश भाग वृषण के कोषों के भीतर एक कुंडली जैसी संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अधिवृषण बोलते हैं। ठीक है, यह वृषण को शुक्रवाहिनियां को भेजने का काम करता है और इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 सेंटीमीटर होती है। इसका मुख्य काम होता है सखलन से पहले, मतलब जो सखलन मतलब आप जब मैथुन कर रहे हैं, ठीक है, हस्त मैथुन या सेक्स कर रहे हैं, उसके पहले शुक्राणु जो निकलता है उसे क्या कर देना, पोषण देने का काम करता है। पोषण देगा तो तेजी से भागेगा तो जाकर हमारी फीमेल वेजाइना के अंदर एग की तरफ जाएगा और एग को क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, इसीलिए वहां पर यह अधिवृषण प्रेजेंट होता। शुक्रवाहिनियां क्या होती है, वाहिनियां मतलब नली होती है, वृषण के दीवार से लेकर सीसन का एक पतली नली होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनियां कहते हैं। ठीक है, तो ये शुक्रवाहिनियां इस पे हो जाएगा। शुक्राणु तथा या प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। ठीक है, आप थोड़ा सा इसे चटकार करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट है आपका सारा। ठीक है, तो इसमें लिखा है शुक्रवाहिनियां जिस स्थान पर मूत्रवाहिनियां से मिलती है वहीं शुक्राशय तथा प्रोस्टेट ग्लैंड स्थित होती हैं। ठीक है, ये मेन वाले रीजन पे, ठीक है, इस वाले रीजन पे क्या होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड स्थित होती है। ठीक है, ये होगा शुक्राशय तथा प्रोस्टेट ग्रंथि एक क्षारी द्रव निकालती है, मतलब एक चिपचिपा सब्सटेंस निकालती है जो हमारी पेनिस को लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और क्या लेता है, शुक्राणु को एक तरल माध्यम मिल जाता है जिससे वो तेजी से भाग सका, उसे स्थानांतरण में एक सरलता होती है। ठीक है, अब जो ग्रंथि, ठीक है, जो ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों से एक लिक्विड स्राव होता है जो शुक्राणु से मिलकर क्या बनाता है, सीमेन का बनाने का काम करता है। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पेनिस पे आ जाते हैं। पेनिस बेलनाकार मांसल
वाह जननांग होते हैं, ठीक है, वाह जननांग होते हैं, ठीक है, यहां से हो गया, यहां से यह वीर्य को स्त्री के योनि में पहुंचाने का काम करते हैं। एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेनिस क्या कर देते हैं, फीमेल वेजाइना के अंदर डालते हैं, जिससे आपका स्पर्म निकलता है, जो आपको क्या कर देगा, ठीक है, यूट्रस के जरिए फैलोपियन ट्यूब पे जाके एग को मतलब अंडे को फर्टिलाइज करेगा, जिससे एक बेबी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कितना किसके बारे में आपका टोटल हमने क्या कर दिया, ये पूरा पेपर 1 घंटा 16 मिनट के अंदर क्या कर दिया हमने, मेहनत करके पूरा डिटेल में कवर कर लिया। ठीक है, तो ये था आपका इसके बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा एक मॉडल पेपर आएगा, तो ये दोनों आप यदि देख लेंगे तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।